जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एग्जाम युद्ध शिवम में स्वागत है। हम प्रतिदिन लेकर आते हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम देखते हैं 20 वह महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी जीडी में पूछे गए होते हैं या पूछे जाने की उम्मीद है। तो हम अभी तक आपको धीरे धीरे सरल से कठिन प्रश्नों की तरफ लेकर आए थे। अब आपका आज 3 फरवरी है, 4 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है। तो आज आपके लिए वह सारे कठिन प्रश्न हम लेकर आए हैं जो एसएससी जीडी में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो हम यहाँ पर करंट अफेयर्स का 3 प्रश्न देखते हैं, स्ट्रेटेजी का 4, इतिहास का 3, भूगोल का 3, संविधान का 3 और वहीं पे अर्थशास्त्र का 2 और विज्ञान का 2 प्रश्न देखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एसएससी जीडी का सिलेबस ही यही है, क्योंकि एसएससी जीडी भी अपने 20 प्रश्नों में से इतने ही प्रश्न हर एक सब्जेक्ट से पूछती है। तो अगर आप इन प्रश्नों का मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम युद्ध शिवम से आप जुड़ो, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारे उस ग्रुप से जुड़ते हो तो आपको रात्रि 9 बजे इन सारे प्रश्नों का मॉक टेस्ट करने को मिलेगा, वह भी एकदम फ्री में। तो चलिए बिना समय गवाए हम प्रश्नों की ओर देखते हैं और आपको प्रश्नों को समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है कि छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजार महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो आपके सामने विकल्प ए है बेंगलुरु कर्नाटक में, विकल्प बी है मुंबई महाराष्ट्र में, विकल्प सी है अहमदाबाद गुजरात में और विकल्प डी है जयपुर राजस्थान में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए बेंगलुरु और कर्नाटक में छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजार महोत्सव 2025 आयोजित किया गया था। विकल्प ए बेंगलुरु और कर्नाटक में। तो यह करंट अफेयर्स का प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षा में देखने को जरूर मिलने वाला है। कल की वीडियो आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट होने वाली है 4 फरवरी की, क्योंकि जो भी प्रश्न कल आपका एसएससी जीडी पूछेगा उसी माध्यम के उसी तरीके के प्रश्नों को हम कल से लाना प्रारंभ करेंगे। तो एसएससी अपना एनालिसिस करने के लिए बंद रखी है, रोक लगाई है, तो इसलिए आप जरूर जुड़ना। हम वहाँ पर प्रैक्टिस सेट लिखे रहेंगे, लेकिन आप समझ लेना कि वही प्रश्नों को हम लेकर आ रहे हैं, उसी हिसाब के प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं। तो आप अवश्य उस वीडियो को देखना, कल से आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत में बुजुर्गों की संख्या बच्चों 0 से 14 साल से अधिक हो जाएगी? तो यह प्रश्न कहना चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार कब तक जो भारत में बुजुर्गों की जनसंख्या है वह बच्चों की जनसंख्या से अधिक हो जाएगी? तो आपके सामने विकल्प ए है वर्ष 2046 तक, विकल्प बी है वर्ष 2035 तक, विकल्प सी है वर्ष 2030 तक, विकल्प डी है वर्ष 2050 तक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए वर्ष 2046 तक जो भारत में बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनका बच्चों से जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी। अभी बच्चे बुजुर्गों से ज्यादा हैं भारत में, लेकिन 2046 आते आते जो भी बुजुर्ग होंगे वह बच्चों की जनसंख्या से ज्यादा होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की संघीय न्यायपालिका को जन्मजात नागरिकता समाप्त करने वाले सरकार आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दिया है? तो आपके सामने विकल्प ए है अमेरिका, विकल्प बी है चीन, विकल्प सी है फ्रांस, विकल्प डी है इजराइल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए अमेरिका। अमेरिका ने जन्मजात नागरिकता समाप्त करने वाले सरकार आदेश को अस्थायी रूप से रोक लगा दिया है। तो इस प्रश्न का विकल्प ए सही उत्तर होगा। तो यह थे 3 करंट अफेयर्स के प्रश्न। हम यहाँ से अब शुरू करेंगे 4 स्टैटिक जीके के प्रश्न, जो कि आज के प्रश्न जो बहुत ही कठिन लगे होंगे आपको प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी में, उन्हीं प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से लेकर आए हैं। तो चौथा प्रश्न है कि प्रति वर्ष विश्व जल दिवस किस वैश्विक संस्था के तत्वाधान में मनाया जाता है, जिसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक विशिष्ट प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी, जिससे जल संरक्षण एवं सतत विकास के परिप्रेक्ष्य में जल संसाधनों की महत्ता प्रतिपादित की गई थी? तो इस प्रश्न का विकल्प हम देख लेते हैं कि विकल्प ए है यूनेप, विकल्प डी है यूनडीपी, विकल्प सी है यूनीईएससीओ, विकल्प डी है यून वाटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी विन वाटर।
इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा, विन वाटर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के विन वाटर कार्यक्रम के तहत आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य जल संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। यह प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत ही कठिन लगे होंगे आपको, अगर आपने प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखा होगा तो उन्हीं प्रश्नों को आज लेकर आए हैं कि अगर आपसे यह प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक और आराम से और शांति से कर सकें। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की परंपरा किस वैश्विक ऐतिहासिक घटना की स्मृति में प्रारंभ हुई, जिससे बांग्लादेशी भाषा आंदोलन के दौरान संघर्षरत नागरिकों ने अपनी मातृभाषा की सुरक्षा हेतु प्राण त्याग किया था। तो आपके सामने विकल्प ए है 1952 का ढाका भाषा आंदोलन, विकल्प बी है 1947 का विभाजन पूर्व भाषाई संघर्ष, विकल्प सी है 1971 का मुक्ति संग्राम, विकल्प डी है 1961 का पूर्वी पाकिस्तान आंदोलन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए 1952 का ढाका भाषा आंदोलन। तो व्याख्या के रूप में आप इस समझो कि 21 फरवरी 1952 को तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान, अब बांग्लादेश जो बन चुका है, में बंगाली भाषा के समर्थन में छात्रों के आंदोलन किया, जिसमें कई प्रदर्शनकारी मारे गए। इसी की स्मृति में 1999 में यूनेस्को ने इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मान्यता दी थी। कब को दी थी? तो 21 फरवरी को दी थी। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A ग के अंतर्गत वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं मानवतावादी चेतना को विकसित करने की जिम्मेदारी नागरिकों पर निहित की गई है। इस संसद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने की परंपरा किस भारतीय वैज्ञानिक के महत्वपूर्ण अनुसंधान की स्मृति में स्थापित की गई थी? तो यह प्रश्न आपको देखने में बहुत ही लेंदी और बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन यह प्रश्न बस मात्र यही पूछ रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके स्मृति में स्थापित किया गया है। मतलब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो किसकी याद में मनाया जाता है, यह प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन आपको यह प्रश्न लेंदी लग रहा होगा। लेकिन आज के समय में ऐसे ही प्रश्नों को, छोटे ही प्रश्नों को लेंदी करके पूछा जाता है, जिससे आप लोग घबरा कर उन प्रश्नों को गलत करते हो या छोड़ के चले जाते हो कि हमें नहीं आता है। तो इस प्रश्न का हम विकल्प देख लेते हैं। विकल्प ए है कि होमी जहांगीर भाभा, विकल्प बी है विक्रम साराभाई, विकल्प सी सीवी रमन, विकल्प डी सत्येंद्र नाथ बोस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी सीवी रमन। अगर आपसे नॉर्मल ऐसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके याद में मनाया जाता है, तो आप नॉर्मल सी बात है कि आप इस प्रश्न को कर लोगे और कहोगे कि यह प्रश्न आसान पूछा गया था सीवी रमन के द्वारा। लेकिन इतना आपको कहानी पढ़ने को दिया है, इस कहानी को पढ़ते पढ़ते आपको ये लगने लगेगा कि यह प्रश्न गलत है, यह प्रश्न भारी है और ये हमें नहीं आता है। तो इस प्रश्न के बारे में कुछ और हम जान लेते हैं कि 28 फरवरी को जो विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है 28 फरवरी 1928 को भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके सम्मान में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैश्विक स्तर पर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रति वर्ष एक वैश्विक विषय को केंद्रित करते हुए पर्यावरण संवर्धन एवं सतत विकास के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की परंपरा किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का कार्यक्रम द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो आपके सामने विकल्प ए है कि 1972 में, विकल्प बी है 1985 में, विकल्प सी है 1992 में, विकल्प डी है 2000 में। यह प्रश्न आपको बस लेंदी दिखने को, आज के प्रश्नों को मैंने लेकर आया है, जो कि एसएससी जीडी में ऐसे ही लेंदी प्रश्न आपको कुछ पूछे गए थे, तो इन्हीं प्रश्नों को, लेंदी प्रश्नों को हमने लेकर आया है आपको समझाने के लिए कि यह प्रश्न हल्के होते हैं, लेकिन आपकी कहानी गणित बना दी गई होती है प्रश्नों को बड़ा करने के लिए, जिससे आप घबरा कर इस प्रश्नों को छोड़ दो और यह बोलो कि यह प्रश्न कठिन पूछे गए थे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए 1972। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 जून जो कि मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, 1972 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत की थी। इससे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा आयोजित किया जाता है। तो यह प्रश्न बस यही पूछ रहा था कि विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाया जाना शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1972। अगर ऐसे नॉर्मल पूछा गया होता कि विश्व पर्यावरण दिवस कब से शुरू किया गया, तो आपको यह प्रश्न आसान लगता, लेकिन इतनी बनी गणित कहानी आपको सुनाकर ऐसा बड़ा कर दिया इस प्रश्न को, जिससे आप घबरा कर इस प्रश्न को छोड़ सकते हो। लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा 1972 और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वामी नारायण
संप्रदाय की आध्यात्मिक सामाजिक विचारधारा का मूल आधार कौन सा ग्रंथ है जिसे भगवान स्वामी नारायण के प्रमुख शिष्यों द्वारा संकलित किया गया और जिसमें धार्मिक अनुसंधान, नैतिक मूल्य एवं आचार संहिता का विस्तार पूर्वक उल्लेख है? तो आपके सामने विकल्प ए है शिखरबद्ध साहित्य, विकल्प बी है स्वामी नारायण चरितमृत, विकल्प सी है वचनामृत, विकल्प डी है ब्रह्मा सूत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा वचनामृत। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी वचनामृत होगा। वचनामृत स्वामी नारायण संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है जिसमें भगवान स्वामी नारायण द्वारा दिए गए उपदेश संकलित हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा 1920 में प्रारंभ किए गए असहयोग आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपके सामने विकल्प ए है इस आंदोलन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध व्यापक जन सहभागिता रही, विकल्प बी है कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन करते हुए सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया, विकल्प सी है चोरी चौरा घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया, विकल्प डी है इसी आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका विकल्प डी, इसी आंदोलन के उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की थी, क्योंकि यही प्रश्न केंद्र द्वारा इसे ही माना गया इस प्रश्न का सही उत्तर। असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन को कमजोर करना था, ना कि तत्काल पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस ब्रिटिश वायसराय ने गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत महात्मा गांधी को संविधान अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर ने एवं लंदन में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हुए सहमति देनी पड़ी थी? तो आपके सामने विकल्प ए है लॉर्ड लिंथियागो, विकल्प बी है लॉर्ड मीटो, विकल्प सी है लॉर्ड इरविन, विकल्प डी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी लॉर्ड इरविन। 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुए समझौतों को गांधी इरविन समझौता कहा जाता है, जिसके तहत गांधी जी ने संविधान अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अगर यहाँ पर एक गोलमेज सम्मेलन नाम का कुछ आया है तो जहाँ पर आप समझ लेते हो गोलमेज सम्मेलन होता क्या है। गोलमेज सम्मेलन आपका 3 हुआ है, 1930 में, 1931 में और 1932 में। अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे जो कि लंदन में हुआ था। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि गंगा नदी के प्रवाह तट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जल ग्रहण क्षेत्र इसका प्रमुख स्रोत नहीं है? तो आपके सामने विकल्प ए है भागीरथी, विकल्प बी है अलकनंदा, विकल्प सी है मंदाकिनी, विकल्प डी है तापी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी तापी। तापी नदी गंगा नदी प्रणाली का भाग नहीं है, बल्कि यह प्रायद्वीपीय भारत की एक प्रमुख पश्चिमी वाहिनी नदी है। भागीरथी भी गंगा नदी की एक भाग है, अलकनंदा और मंदाकिनी ये सब गंगा नदी से मिली जुली हैं और गंगा नदी का ही एक अलग अलग नाम है या इनसे मिलने वाली नदियां हैं। लेकिन जो ताप्ती नदी है वह गंगा नदी से बहुत ही दूर दूर तक इसका संबंध नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी रेड क्लिफ रेखा के निकट स्थित होकर भारत और पाकिस्तान के मध्य जल विवाद का एक प्रमुख कारण बनी हुई है? तो आपके सामने विकल्प ए है सतलज, विकल्प बी है झेलम, विकल्प सी है रावी, विकल्प डी है चिनाब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा रावी नदी। रावी नदी भारत पाकिस्तान सीमा के पास बहती है और जल विवाद का एक प्रमुख कारण बनी हुई है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भूभाग को 2 स्पष्ट पूर्वीय घाट और पश्चिमी घाट भौगोलिक संरचनाओं में विभाजित करने का कार्य करती हैं? तो आपके सामने विकल्प ए है कृष्णा, विकल्प बी है गोदावरी, विकल्प सी है नर्मदा और विकल्प डी है महानदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भारत के मध्य भाग में बहती हुई पूर्वी और पश्चिमी घाट को अलग करती है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। यह सारे प्रश्न आपको कठिन देखने को लग रहे होंगे, लेकिन यह सारे प्रश्न SSC के प्रश्नों में पूछे गए हुए हैं। तो अगर आपसे ऐसे लेंदी प्रश्न पूछे जाते हैं तो जो कि आपको बहुत ही सरल लगने वाले हैं अगर आप ध्यान से पढ़ोगे उन प्रश्नों को। तब हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या निर्धारित की गई है? तो आपके सामने विकल्प ए है 60 वर्ष, विकल्प बी है 62 वर्ष, विकल्प सी है 65 वर्ष, विकल्प डी है 68 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा 62 वर्षों की सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित की गई है। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को अभिलेखीय क्षेत्राधिकार प्रदान करता है? तो आपके सामने विकल्प ए है कि अनुच्छेद 214, विकल्प बी अनुच्छेद 216,
216, विकल्प सी है अनुच्छेद 217, विकल्प डी है अनुच्छेद 229। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय के अभिलेखों क्षेत्राधिकार प्रदान करता है जिससे वो नागरिक अधिकारों को सुरक्षित कर सकते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है क्योंकि वहां पर एक पृथक उच्च न्यायालय प्रणाली अस्तित्व में है। तो आपके सामने विकल्प है सिक्किम, विकल्प बी है नागालैंड, विकल्प सी है अरुणाचल प्रदेश, विकल्प डी है गोवा। इस प्रश्न का सही उत्तर सिक्किम होगा, प्रश्न विकल्प ए। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति की सफलता का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा कारक था जिसके अंतर्गत उच्च उत्पादकता वाले उन्नति बीज, रासायनिक उर्वरकों एवं आधुनिक कृषि तकनीकों का समावेश किया गया। तो आपके सामने विकल्प है न्यूनतम समर्थन मूल्य, विकल्प बी है हरित ऊर्जा परियोजन, विकल्प सी है उच्च उपज वाली फसलें, विकल्प डी है ग्रामीण बैंक प्रणाली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है विकल्प सी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, उच्च उपज वाली फसलें। यह प्रश्न आपके लिए बस प्रैक्टिस सेट के लिए है, इसलिए हम विस्तृत जानकारी नहीं बता रहे हैं। आपका बस एक बार परीक्षा खत्म हो जाए उसके बाद हम हर एक चैप्टर को एकदम विस्तृत के साथ समझाते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। अलग एक सीरीज लेकर आएंगे जहां पर हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट को हम विस्तृत रूप से समझाएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय कृषि में हरित क्रांति का प्रमुख प्रभाव किस खाद्यान्न फसल पर पड़ा जिसके उत्पाद में अत्यधिक वृद्धि दर्ज की गई और जिसने देश की खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ किया था। तो आपके सामने विकल्प ए है दलहन, विकल्प बी है ज्वार, विकल्प सी है गेहूं, विकल्प डी है बाजरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी गेहूं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित किया गया पहला स्वदेशी संचार उपग्रह कौन सा था जिसने भारतीय टेलीविजन एवं टेलीफोन नेटवर्क को सुदृढ़ किया था। तो आपके सामने विकल्प हैं इनसेट 1A, विकल्प बी है कि गेस्ट 1, विकल्प सी है एपल, विकल्प डी है आर्या भारत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी आर्या भारत। आर्या भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह है जिसे 1975 में सोवियत संघ की सहायता से प्रक्षेपित किया गया था। कब किया गया था? 1975 में। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2014 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा मंगल ग्रह की कक्षा में भेजे गए मंगलयान मिशन की प्रमुख विशेषता क्या थी जिसने इसे विश्व स्तर पर ऐतिहासिक उपलब्धि प्रदान की थी। तो आपके सामने विकल्प हैं कम लागत में सफल परीक्षण, विकल्प बी है मानव युक्त अंतरिक्ष यात्रा, विकल्प सी है चंद्रमा पर जल की खोज, विकल्प डी है सौर तूफानों का अध्ययन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए कम लागत में सफल परीक्षण। कम लागत में सफल परीक्षण। इसरो का मंगलयान मिशन 2014 में कम लागत में सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में स्थापित हुआ जिससे भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन चुका था। तो यह रहे आज के 20 वह प्रश्न जैसे CGD में पूछे गए हैं, आने वाली परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। यह प्रश्न आपको कैसे लगे और इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए यह जरूर बताना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो और पढ़ाई मन से करते रहो।